So, good evening, everyone, and welcome to the orientation session for PM for December 2024 exam. हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस ओरिएंटेशन सेशन में? ऑब्वियसली अबाउट द पेपर, इसका पेपर पैटर्न कैसा है, हम इस डरावने पेपर को कैसे डील करेंगे, लोग इस पेपर से इतना डरते क्यों हैं, एवरीथिंग वील डील अबाउट पीएम इन दिस सेशन. सबसे पहले एक छोटा सा लिस्ट ऑफ एजेंडा देखते हैं, हम क्या बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 4-5 एरियाज के ऊपर बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट थिंग कम्स अप इज हम इस पेपर को पढ़ भी क्यों रहे हैं. Why has ACC introduced this paper? And even when I was in CA final, मैं अपने मेंटर से भी ये चीज पूछती थी कि यार ये पेपर क्या सोच के डाला हुआ है. आई मीन कॉस्टिंग का पेपर ऐसा होता था कि क्यों क्यों मतलब क्यों. लेकिन आज ये बात समझ में आती है कि ये जो पेपर होता है ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है. अब ये बहुत कुछ सिखाना क्या होता है? लाइफ में छोटी छोटी ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी. कैसे करोगे वो डिसीजन मेकिंग? स्पेसिफिकली अगर मैं इन डिसीजन मेकिंग्स की बात करूं, एग्जांपल देती हूं. आपको जॉब दिल्ली में करनी चाहिए वर्सेस मुंबई में करनी चाहिए. आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में पैकेज ऑफर हुआ है आपको 8 लाख पर एनम का, मुंबई में ऑफर हुआ है आपको 11 लाख पर एनम का. दोनों का प्रोफाइल सेम है, कंपनीज भी कॉम्पिटिटिव है. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि जॉब आपको दिल्ली में चूज करनी चाहिए या फिर मुंबई में? ऑन व्हाट बेसिस विल यू चूज? ये पेपर हमें वही सिखाता है, डिसीजन मेकिंग. कैसे? देयर आर सम रेलेवेंट कॉस्ट्स व्हिच विल कम इनटू पिक्चर व्हेन यू विल शिफ्ट टू मुंबई. यहां पे आपका घर है, रेंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मुंबई जाओगे रेंट चालू हो जाएगा. यहां पे आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, डोमेस्टिक हेल्प, कुक, इन सब का कोई अलग खर्चा नहीं आएगा. मुंबई जाते ही ये खर्चा चालू हो जाएगा. आप जब पेरेंट्स से मिलने आओगे, आप फ्लाइट से आओगे, एक नया खर्चा और ऐड ऑन हो जाएगा. दीज आर दी रेलेवेंट कॉस्ट्स व्हिच यू विल कंसिडर व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि जॉब मुझे मुंबई वाली लेनी है या दिल्ली वाली लेनी है. और आपका ये पेपर आपको यही सब सिखाता है. ये आपको कहीं किसी प्रोफाइल के नाम से नहीं दिखेगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोफाइल से इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, ऐसा नहीं होगा. बट दिस पेपर विल मेक यू इंटेलिजेंट टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस इवन फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव. जैसे मैं छोटा सा ये केस अगर आपको लूं, जब कोविड आया लोगों ने ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमैटो से चीजें घर पे होम डिलीवर करानी चालू कर दी, बिकॉज हम लॉकडाउन में थे. और जब लॉकडाउन खुला भी तब भी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाना बंद कर दिया. बहुत सारे ऑफिसेज हाइब्रिड मोड पे आ गए, जहां पे जो ऑफिसेज 8-8 फ्लोर्स में, 7-8 फ्लोर्स में अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बिठाते थे, उन्होंने अपने ऑफिस की स्पेस को श्रिंक डाउन कर दिया. स्पिनी ने कर दिया, ईवाई ने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खाली कर दी. दे शिफ्टेड टू सम अदर लोकेशन. और भी कंपनीज थी जो 4 फ्लोर ऑक्यूपाई करती थी, उन्होंने 1 फ्लोर में काम चालू कर दिया. ये सब क्यों हुआ? यस, कॉस्ट कटिंग इज वन ऑफ द एरियाज जो इन्होंने ऑप्ट किया. लेकिन क्या क्या सोचा होगा? बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, अपने अपने एम्प्लॉइज को घर पे वर्क स्टेशन बिल्ड करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए, 50-50 हजार रुपए दिए. यम रेस्टोरेंट्स ने दिए, माय हस्बैंड्स कंपनी बॉस्टन साइंटिफिक गेव. अब लेट्स सपोज एक कंपनी के पास ऐसे कितने एम्प्लॉइज रहे होंगे? लेट्स सपोज 200 एम्प्लॉइज हैं. सेल्स वालों को वैसे भी वर्क स्टेशन की जरूरत नहीं है. लेट्स सपोज 200 एम्प्लॉइज थे, 200 को 50,000 दे दिए गए. क्या अमाउंट आया ये? 200 into 50,000, दिस अमाउंट कम्स टू सम 1 crore, 1 CR, 100 lakhs. और कंपनी ने क्या किया? एक फ्लोर खाली कर दिया और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे. अब टीम्स बारी बारी से ऑफिस आया करेंगी. फाइनेंस टीम हफ्ते में 2 ही दिन आएगी,
सेल्स टीम जहां पहले 15 सीट्स ऑक्यूपाई करती थी, अब उनको 4 ही सीट्स मिलेंगी, और ये 4 सीट्स भी वो रोटेट कर सकते हैं कि भाई आज तुम्हें आना है, आज तुम्हें आना है। इससे क्या होगा, हमारे एक फ्लोर का किराया था 5 CR का, 5 करोड़ का मंथली। हमने 1 करोड़ का इक्विपमेंट दे दिया अपने एम्प्लॉयज को, और आने वाले 4 साल अब हम ये करने वाले हैं। तो अच्छा डिसीजन रहा ये कि 50-50 हजार रुपए एम्प्लॉयज को दे दो, अपने घर पे वो पूरा सेटअप लगा सकते हैं फॉर अ मिनी वर्क स्टेशन। Employees were very happy. See, the company is so helping me, and the company took a decision based on some calculations, some cost benefit analysis. ये सिखाता है पेपर आपको। तो ये कंपनी में कोई प्रोफाइल के नाम से नहीं होगा, लेकिन फाइनेंस वाले इन चीजों से डील करते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हम कितना प्रीमियम पे करेंगे वर्सेस अगर आज बीमार हो गए तो कितना पैसा मिलेगा। हम ऐसे भी सोचते हैं घर को किराए पे लेना चाहिए या खरीद लेना चाहिए। रेंट आएगा 40,000 का, EMI भी आएगी 40,000 की, लेकिन 10 साल बाद में घर मेरा होगा, रेंट में घर मेरा नहीं होगा। रेंट हर साल बढ़ता जाएगा, 10,000 10,000 10,000। हाँ, सब्जेक्ट टू सम अदर कंडीशंस ऑल्सो, बट यही चीजें होती हैं जो हम अपनी असल जिंदगी में भी यूज करते हैं। Should I buy a diesel car or a petrol car? PM में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे डिसीजन मेकिंग के। एक जिम है, उसमें कैफे है, कितने लोग पार्किंग यूज करते हैं, हम पार्किंग में एक क्रैच बनाने की सोच रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द केसेस विच केम इन योर एग्जाम। एक वाटर पार्क है, वाटर पार्क के एक एरिया को रिजॉर्ट बनाने की सोच रहे हैं हम, इस रिजॉर्ट में ऑक्यूपेंसी इतनी रहेगी, उससे वाटर पार्क का एक एरिया बंद हो जाएगा जिससे रेवेन्यू इतना आता था। दिस इज व्हाट दे विल गिव यू एज एन एनालिसिस। यहां पे बच्चे पीएम से डर जाते हैं, लेकिन एक बार पेपर को साइड में छोड़ो, क्या ये सब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को आना नहीं चाहिए? और आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? Who will be the correct party who will deal with this? Engineers can do that, उनका डोमेन नहीं है ये। Can marketing guys do that? उनका डोमेन भी नहीं है ये। Can MBAs do that? उनका भी कोर डोमेन नहीं है ये। बचा कौन? हम ही तो बचे। इसलिए इस पेपर में सबसे पहली चीज जो दिमाग में आपको रखनी है, ये सोचना है कि मेरे को ये लाइफ पे पता भी नहीं चलेगा कब मैं इस पेपर को अप्लाई कर रहा हूंगा। मैं वॉशिंग मशीन लेने गई, आई चोज अ वॉशिंग मशीन, 2,000 रुपीज वाली लेनी है, फिक्टिशियस नंबर, 2,000 रुपीज की लेनी है। देन द सेल्समैन एडवाइज्ड, मैम बारिश बहुत आती है, धूप नहीं निकलती, आप क्यों नहीं इसके साथ ड्रायर वाली मशीन लेती हैं, वो 2,500 रुपीज की होगी। तो मेरे लिए डिसीजन के लिए 500 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ही मैटर करते हैं। 2,000 वाली तो मैं वैसे भी ले ही रही थी ना। It's not 2,500 which should trouble me. The only point of question is 500 extra. तो जिंदगी में फैसले गलत हो जाएंगे अगर पीएम नहीं समझ आई तो। फिर आप 2,500 के ऊपर रोगे, ओहो 2,500 लग रहे हैं मेरे, अरे 2,000 तो वैसे ही लेने गए थे आप, एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं? 500. This is what this paper will teach you. इसलिए ये पेपर डाला जाता है, आपके करिकुलम में नहीं, ये हमारे करिकुलम सीए के करिकुलम में भी था। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू आस्क दिस, यार कोई प्रोफाइल तो दिखता नहीं है इसके नाम का, लेकिन थोड़े सालों में मुझे वो प्रोफाइल भी दिख गया। एक कंपनी है जीएमआर, जीएमआर में बजटिंग का प्रोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि जीएमआर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखती है, खर्चा तगड़ा होता है, तो ये लोग बजट बनाते हैं। बजटिंग टीम अलग होती है, और बजटिंग आपका एक चैप्टर है इसमें। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलएनटी, बिरला सीमेंट, ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये सब बजट बनाती हैं, टारगेट्स बनाती हैं, उसके बेसिस पे कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कंट्रोल करती हैं। अब तो सभी कॉस्ट कंट्रोल करती हैं।
तो ये कॉस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? इसी पेपर से आता है। तो ये पेपर जो आपको सिखा रहा है प्रोफाइल में डायरेक्ट नहीं दिखेगा, बट इट इज गोइंग टू मेक यू इंटेलिजेंट एज अ परफेक्ट फाइनेंस प्रोफेशनल। तो सबसे पहली चीज इस चीज पे अपने आप को प्रिपेयर करना है दैट व्हाट आई एम स्टडिंग इज नीडेड टू मेक माई सेल्फ इंटेलिजेंट। इट विल सिंपली क्रिएट अ डिफरेंस। एक मैथ्स के साथ जो बच्चा आता है, और इमेजिन करो कि आपको अगर 7th में चॉइस दे दी जाती कि मैथ्स छोड़ दो, तो आप कैसे होते? 10th तक आपको मैथ्स करनी ही होती है। व्हाट इफ आपको 7th के बाद बोला जाए कि आप 7th के बाद छोड़ सकते हो, तो क्या इंटेलिजेंस लेवल में कुछ फर्क नहीं आएगा? इस पेपर से वही फर्क आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट लविंग दिस पेपर, दैट दिस पेपर विल सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू इन द फ्यूचर, इवन इन योर पर्सनल लाइफ। डेस्टिनेशन वेडिंग वर्सेस एक बैंकेट हॉल की वेडिंग, सोचना उसके बारे में। अब आते इसके पेपर के थोड़े से कुछ अलग अलग पॉइंटर समझने के लिए। सबसे पहली चीज बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न कैसा है इसका? जैसा स्किल लेवल पेपर्स का होता है, ऑडिट का ही अलग होता है, इसका तो सेम है। यू हैव गॉट 3 सेक्शंस। ब्लू वाला पोर्शन इज सेक्शन ए, जो ये रस्ट कलर का दिख रहा है दिस इज सेक्शन बी, एंड ग्रे कलर इज सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी 30-30 मार्क्स के। डिफरेंस इतना है, सेक्शन ए में 15 अलग अलग क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ओटीक्यूज जिनको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के होंगे। जो सेक्शन बी होगा उसमें 3 केसेस विल बी देयर, यानी एक कंप्लीट क्वेश्चन और उसके ऊपर बेस्ड 5 पार्ट्स, केस 1, केस 2, केस 3। और सेक्शन सी सब्जेक्टिव सेक्शन। नाउ आई विल टेल यू छोटा सा राज, किसी को बताना नहीं। पीएम को पास करने में सेक्शन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। देखो बताना नहीं है, ये बात और है कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, पर चलो इस बात को समझना क्यों पीएम के पेपर में सेक्शन सी इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां द एग्जामिनर इज बाउंड टू रीड योर माइंड। यू कैन कमिट अ मिस्टेक इन 2 मार्कर क्वेश्चन। वहां पे आपने जिस पर्सपेक्टिव से किसी चीज को सोच के एक आंसर निकाला, दैट मे डिफर फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट हियर द एग्जामिनर इज बाउंड टू रीड योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सरप्राइजिंगली सबसे अच्छी बात क्या हो रही है विद पीएम, सिंस लास्ट 2 years पेपर का एक पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न को मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इस पैटर्न सेटिंग के, पर आपको ये पैटर्न बताती हूं क्योंकि ये पैटर्न इंडस्ट्री से आ रहा है। एनालिसिस करने का पैटर्न। इंडस्ट्री चाहती है कि आप कुछ नंबर्स को देख के कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करें, और यही पीएम के पेपर में भी आ रहा है। पैटर्न से चलता आ रहा है, कुछ नंबर्स यूज करके you have to discuss, you have to elaborate, you have to give comparison, you have to give the problems associated. That means PM is no longer a calculative paper. It's no longer a calculative paper. I will prove that in later sections of the class. दिखाऊंगी आपको. But it's not at all a calculative paper only. यहाँ पे discussion, comment, critical analysis, review, advice, examine, ये सब चीजें आएंगी। और ये पैटर्न सेटिंग इंडस्ट्री से आ रही है। They want chartered accountants to have that capability to analyze, to give the limitations. Why? जब मीटिंग में बैठे होगे किसी एक डिसीजन के ऊपर, पार्टनर सीधा ये पूछेगा, यार इसके चैलेंजेस बताओ मुझे, फायदा तो तुमने सुना दिया, आई वांट टू हियर द चैलेंजेस। यू नीड टू नो कि चैलेंज क्या है, और चैलेंज ही बताना है, उसको मिक्सअप नहीं कर देना है। तो ACCA wants you to understand when challenges are being asked, you cannot give the positive aspects of anything. It has to be a challenge, it has to be a limitation and a disadvantage. तो फोकस अब शिफ्ट हो रहा है, और इस फोकस पे ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये पेपर पैटर्न तो सिंपल है, लेकिन सेक्शन सी को भगवान की तरह चलाना है हमें, कि भाई तुम साथ रहना, बाकी चीजें साथ हो ना हो। अगर सेक्शन सी साथ हो गया तो 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपको लेके आने हैं।
फिर 20 की फाइट ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी एंड पेपर विल बी थ्रू इन वन शॉट। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस इज नॉट वेरी लॉन्ग, आइडियली इट इज अ 12 चैप्टर सिलेबस। नाउ यू विल से मैम 12 चैप्टर कहाँ, ये तो 16 तो यही दिख रहे हैं। तो लेट मी हाईलाइट, दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ MA। जो आपका पेपर था ये उसका है, तो अभी इसका हमें कुछ नहीं करना, ये रिवीजन की जरूरत नहीं है। जहां जहां पीछे से किसी चीज की रेफरेंस की जरूरत आई है मैंने अपने आप ही पढ़ा दिया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज अ थ्योरी पार्ट, कंप्लीटली थ्योरी इसलिए क्योंकि MIS क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये वो चैप्टर है। इसमें भी यही सब आएगा। शुरुआत होती है यहां से। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर विच यू नीड टू स्टडी। लेकिन मैं पढ़ाती हूं सबसे पहले ये, यानी मैं इसको बना देती हूं चैप्टर नंबर 1। किसी बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट किया था, हर बार एक ही चैप्टर पढ़ाती है और लर्न करके उसी को ट्रायल में डालती है। तो भाई उसका जवाब ये है, चैप्टर नंबर 5 हैज गॉट द बेसिक्स ऑफ PM। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब चैप्टर नंबर 5 में है। और यही टर्म्स यूज होती हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो अगर मैं सीधा 4 पे पहुंची तो ये बात ऐसी हो जाएगी कि सेंटेंस फॉर्मेशन पहले सिखा रहे हैं और ABCD हम बाद में सीखेंगे। इसलिए कोई चारा नहीं है। You also have to start with the sequence in which I have taught, because the chapters are interrelated in that way only. हमें बजटिंग पहले करनी पड़ती है, तभी हम एडवांस वेरिएंसेस कर सकते हैं। हमें चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एक साथ करना पड़ता है क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो सीक्वेंसिंग में मैंने पढ़ा है उसी सीक्वेंसिंग में पढ़ना, बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉजिक। और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो चैप्टर नंबर 5 में आएंगी, यानी सबसे पहले चैप्टर 5 देखना है, उसके बाद में बाकी चैप्टर्स में जो टर्मिनोलॉजीज वेरिएबल कॉस्ट की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, ये सारी चीजें उसके बाद में ही समझ में आएंगी। तो मैं इसकी अगर काउंटिंग चालू करूं, हाउ मेनी चैप्टर्स कैन आई सी हियर? दिस इज चैप्टर नंबर 1 विच आई नीड टू स्टडी, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, this is 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैंने ये दोनों इरेडिकेट कर दिए। क्यों? इनको आप एक ही यूनिट मानो जो आप लास्ट में करोगे, बिल्कुल एंड में। एंड मतलब जब एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे होंगे तब, बिकॉज ये याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए इसको एंड में करना है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ने के वो आएंगे 12। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 इनको एंड में पढ़ना है 1-2 घंटे लगा के, क्योंकि ये ज्यादा कुछ टेक्निकल पे होते हैं एज कंपेयर टू PM पे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है छोटा सा। अगर ऑफिस में बहुत बिजी हो, दिस इज द बेस्ट टाइम यू शुड टेक अप PM। और PM में एग्जाम किट भी बहुत लंबी नहीं है, भयंकर, हार्डली एक्सेप्ट फॉर 2-3 चैप्टर्स, बाकी सारे चैप्टर्स में आपको सेक्शन C के 4-5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आते हैं पास परसेंटेज पे। इसकी वजह से सब बच्चे डरते हैं इस पेपर से, लेकिन डरने से होगा क्या? इसकी पास परसेंटेज 50s में टच ही नहीं होती। और एक टाइम ऐसा था व्हेन वी विटनेस 37% पास परसेंटेज, और उस बार इत्तेफाक से मेरे पास सारे बिग 4 के बच्चे थे। उस टाइम छोटा सा ही बैच था, 20 बच्चे के आसपास ही पेपर देते थे, एंड आउट ऑफ दोज 20, 16 स्टूडेंट्स पास्ड। क्यों? क्योंकि सारे बिग 4 वालों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो सब यही सोच के गए थे कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, जो सामने आएगा जितना दिमाग लगा पाऊंगा लगा दूंगा। दिस इज व्हाट दे डिड। और जितना दिमाग लगाया, दैट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स। इस पेपर का सबसे बड़ा रूल यही है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा। इसमें से कहीं भी कुछ भी आता है, और आपको उससे रिलेटेड दिमाग लगा के जो आपकी समझ है वो लिखनी होती है एग्जामिनर के लिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ PM।
देयर इज नो दवाई विच कैन बी गिवन फॉर पीएम कि ये वाले चैप्टर्स कर लो हो जाएगा पीएम क्लियर. नो, द क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली हिटिंग योर ब्रेन सेल्स. तो नया सिनेरियो होगा, नए सिनेरियो में आपको अपना खुद की अंडरस्टैंडिंग से बनाया हुआ आंसर देना होगा. तो ये जब पास परसेंटेज इतनी चलती है, आई एम प्राउड टू से दैट वी गेट अ पास परसेंटेज ऑफ अराउंड 68% फॉर पीएम. It is sometimes 70%, it is sometimes 68, it is sometimes 66. On an average 68 या 69% के आसपास पास परसेंटेज रहती है. These are the students who cleared the exam in June. अगर इन स्टूडेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे प्रकाश का स्कोर will shock you. और first attempt he gave all the tests, everything on time and 72. आदित्य बंसल को देख सकते हो, डिंकी को देख सकते हो, ये सारे बच्चे एक एक अटेम्प्ट वाले हैं. तो इस पेपर से अगर डर गए तो डर गए, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी. अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मोटा मोटा बात यह है कि ये पेपर बिल्कुल डुएबल है, लेकिन आपको इसके लायक ही अप्रोच यूज करनी है. बाकी सारे पेपर से कंपैरिजन नहीं करना है, उसमें ऐसा था, इसमें क्या है. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट पेपर. एवरी पेपर टीचेस यू समथिंग डिफरेंट एंड यू नीड टू हैव दैट स्किल सेट टू केटर टू इट. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप में बहुत सारे स्किल सेट होने चाहिए. आप एफआर में एक्सेल करने चाहिए हो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पता होंगी तो ऑडिट कैसे होगी. ऑडिट अच्छी नहीं करोगे तो ऑडिटर कैसे बनोगे. जब आप एक लीडरशिप रोल पे जाओगे तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके, यानी पीएम का ये हिस्सा आपको समझ में आना चाहिए. एंड देन व्हेन यू विल बी आस्किंग टू रेज मनी फॉर अ बिजनेस बिकॉज यू विल वन डे बिकम अ लीडर ऑफ द बिजनेस, तो एफएमबी आनी चाहिए. इसलिए ये सारे पेपर्स आपको सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये आने चाहिए. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कम अप एंड से कि मुझे नहीं पता कि इक्विटी फाइनेंस भी कोई चीज होती है. यू शुड नो दैट क्या चीज होती है. इक्विटी ज्यादा महंगी होती है कि डेट ज्यादा महंगा होता है, रिस्क कौन बियर करता है, वोट कौन करता है, ये पता होना चाहिए आपको. इसलिए इस पेपर में बहुत सारी ऐसी तैयारियां होंगी जो आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगी. जैसे ये स्टूडेंट्स पास हुए, आप भी होगे. अब आते हैं क्लासेस के ऊपर. पीएम की क्लासेस में क्या क्या है यार, हर बार मैं कुछ ना कुछ बढ़ा देती हूँ, इस बार भी कुछ बढ़ाया है. फर्स्ट थिंग, अब प्रॉब्लम सेशंस पिछली बार शायद 8 थे या 7 थे, 7 थे शायद. नाउ दे हैव इंक्रीज टू 9, जिसमें से 5 सेशंस विल बी प्रॉब्लम सेशंस, मींस योर प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड एंड सॉल्व्ड. और अगर आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा. ये सेशंस विल बी टेकन बाय अ डिफरेंट मेंटर, नॉट मी. I will be taking these special sessions. Why somebody else has been entered? क्योंकि अगर मैं लेती हूँ तो I need to cut short somewhere. तो मैं जब लेती थी तो मैं 6 सेशन या 5 सेशन ही ले पाती थी, लेकिन अब एटलीस्ट विद somebody helping me I can increase this number to 9. कई बार बड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. आप पहले ग्रुप मेंटर से इन प्रॉब्लम सेशंस में पूछेंगे, अगर इनसे प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी तो फिर तो मैं बैठी हूँ, बट एटलीस्ट कुछ तो फिल्टर हो जाएंगी. तो दैट्स द आइडिया कि कुछ फिल्टर हो जाए और मैं वहां फोकस करूं जहां मुझे पता है कि आप लोग पक्का फंसोगे. यानी जो मैंने बोला एनालिटिकल स्किल्स एनहांस करना, आप लोगों को मेरी जरूरत यहां ज्यादा है, ना कि इस पे कि मैम मेरा इसका आंसर नहीं आया. मुझे यहां आपको ये सिखाना है कि कई चीजों में आप कैसे शुरुआत करोगे. जैसे डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको ये वाटर पार्क वाला एग्जाम्पल दिया, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन है. बिल्कुल नई सिचुएशन आएगी, कैसे शुरुआत करोगे, देयर यू नीड माय असिस्टेंस. किसी भी सिचुएशन को, बिजनेस को एनालाइज करना है, कैसे करोगे, क्या चाह रहा है एग्जामिनर, देयर आई विल कीप दैट सेशन, जहां पे मैं आई विल ट्राई टू एंश्योर कि आप सब सही डायरेक्शन में आंसर लिख रहे हैं. तो उसकी लाइव प्रैक्टिस भी होगी एंड आई विल बी एडिंग ऑन वैल्यू टू समथिंग विच इज मोर क्रिटिकल rather than आंसर नहीं आया. So there will be 9 sessions, 4 I will take and 5 sessions will be all targeted on your problems.
एंड इफ नो प्रॉब्लम्स आर देयर तो क्लास में कुछ प्रैक्टिस होगा। ये रूटीन टेस्ट कौन से? सेक्शन ए और बी के रूटीन टेस्ट है, दीज आर 5। अब सेक्शन सी विच आई सेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू सी कि आप लोग इसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो 3 टेस्ट होंगे जो मैं इवेल्युएट करूंगी और 4 टेस्ट होंगे जो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे इवेल्युएट होके आ जाएंगे। दैट मीन्स ये जो 4 टेस्ट होंगे ये कुछ इस तरह के होंगे जो आप अपने एक्सेल पे कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें डालते जाएंगे एंड दे विल बी ऑटोमेटिकली इवेल्युएटेड। तो टाइम बाउंड होंगे। सेक्शन सी का कुछ और क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएगी। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दीज टेस्ट्स। फिर मॉक्स, 2 मॉक्स मैं इवेल्युएट करूंगी। यू विल गेट एडिशनल 3 मॉक्स जो सेल्फ इवेल्युएटिव मोड पे होंगे, मतलब आपको चेक नहीं करने हैं, उनको मैंने सिस्टम में बनाया ऐसा है कि वो 90 मार्क्स तक आपको मार्क्स दे देंगे। 10 मार्क्स के आसपास जो कमेंट वाला पोर्शन होगा वो आपको खुद देखना पड़ेगा सॉल्यूशन से, लेकिन 90 मार्क्स के आसपास ये आपको सब चीजें इवेल्युएट करके ऑटोमेटिकली मार्क्स पॉपअप कर देंगे। ये 3 एडिशनल एंड देन 1 मोर टेस्ट जो सिर्फ सेक्शन ए और बी के लिए होगा। ये एग्जाम से 1-2 दिन पहले करना है एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर INR 12,000 रुपीज। ये यहाँ पे फीस बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बच्चों के मन में चल रहा होगा कि यार मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया, पता नहीं दूसरे को दिया होगा। किसी को नहीं दिया, ना किसी से 12,000 से ऊपर लिया है ना कम लिया है। तो दैट्स द आइडिया, इसलिए फीस अभी बताई। एनी कंफ्यूजन विद द सिस्टम्स? ये कहाँ पे होंगे टेस्ट उसको LMS एक बार आपको दिखाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ब्रोशर में आपके पास शायद नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्लासेस कम आई थी, लेकिन ये मैंने बढ़ाई बाद में है। ब्रोशर रिलीज होने के बाद में जब मैं कैलेंडर बना रही थी, आप लोगों की डेट सेट कर रही थी, तब मैंने सेशंस ऐड किए कि मुझे यहाँ जरूरत लग रही है, वहाँ ऐड कर दिए। तो ये सेशन भी यूट्यूब पे जाएगा एंड एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम मी दैट इज एन अनाउंसमेंट। तो 9 सेशंस रहेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पेपर को हैंडल कैसे करेंगे। तो हैंडल कैसे करेंगे? 2-3 चीजों से हैंडल करेंगे। नंबर 1, जिन एरियाज में पिछले 2 सालों से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एनालिटिकल पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, उस पे फोकस ज्यादा लगाएंगे बिकॉज दैट्स नीडेड। डिसीजन मेकिंग पे फोकस ज्यादा लगाएंगे क्योंकि वहां पे चाहे पैटर्न बने चाहे ना बने, लेकिन आपको वो एरिया हैंडल करना आना चाहिए। तो हमारी प्रिपरेशन होगी with hitting the areas which are most likely to come in the exam plus which are very much required in your life also, उस पे फोकस रख के करेंगे with too many tests, regular sessions, my special sessions as well as your tests also. अब there are certain things which go out of my hands also where I fail, इसलिए मैंने अब कुछ स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन सेट करनी चालू कर दी है। ये एक्सपेक्टेशंस आपको बतानी पहले इसलिए जरूरी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मैंने इस क्वार्टर से अभी इन चीजों पे ध्यान दिया। मैं बच्चों को आंसर राइटिंग में फीडबैक पे फीडबैक देती हूँ, लेकिन जब वो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं तो वो वही गलती वापस कर रहे होते हैं। नाउ माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स इज प्लीज मेरा फीडबैक देख तो लिया करो, पढ़ तो लो मैं क्या लिख रही हूं, मैंने कहाँ हाईलाइट किया है दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस, दिस वॉज योर मिस्टेक। बच्चा उसको रीड ही नहीं करता और अगले पेपर में मुझे वही गलती करके फिर से देता है। तो माय फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज you will ensure that your weaker areas will reduce. When I'm highlighting, giving a red signal on one area, it becomes your duty कि at least next paper में यही चीज वापस red flag में ना आ जाए, क्योंकि ये चीज ना फिर देख के कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर जब हम हमारी गलतियों पे वर्क ऑन ही नहीं कर रहे हैं, then there is no benefit of taking a test. It's a waste of time for you as well as me. इसलिए आप लोगों को ये चीज करनी है। Just 3 expectations I am asking from you. दूसरी चीज, कुछ बच्चे बहुत बैंग ऑन स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं शुरू के 15 दिन, फिर रिदम टूटा और उसके बाद में 20 days नो स्टडी एट ऑल।
अब इसमें मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितने भी टेस्ट दे दूं, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। तो मेरे सिस्टम्स कितने भी हो वो फेल हो जाएंगे अगर मुझे आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। इट्स अ टू वे थिंग। So whenever a student tells me ना मैम मैं पास हो गया, all credit goes to you, and I always reply him back, नहीं भाई, क्योंकि मैं देखती हूँ all credit doesn't go to me. 40% I can do, 60% has to be yours. ज्यादा आप पे क्यों डाला है? मेरी क्लासेस 50 आवर्स की हैं, वो 50 आवर्स देखना आपका रोल है, प्लस 50 आवर्स उसकी प्रैक्टिस में लगाना आपका रोल है, टेस्ट देना आपका रोल है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना आपका रोल है। तो 60% हुआ ना तुम्हारा। मेरी तरफ से तो यही हुआ कि मैं अच्छा पढ़ा दूं, अच्छे टेस्ट बना दूं, तुम कहाँ चूक रहे हो वो बता दूं और तुम्हारे टेस्ट चेक कर दूं। तो मेरा तो 40% ही हुआ। अपना 60% प्लीज निभाना। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, एंड दिस इज व्हाट एवरी टीचर आल्सो एक्सपेक्ट्स। वरना लिटरली वी विल फेल इफ दीज थिंग्स आर नॉट डन। और मैंने देखा बहुत केसेस में जहां पे बच्चे आए, मैम आई कुड नॉट क्लियर, मैंने देखा यार कि यार चलो मैं बताती हूँ बेटा तुझे कहाँ इंप्रूव करना है, और मैं टेस्ट ढूंढ रही हूँ, बेटा तेरा तो टेस्ट ही नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं दिया था। नहीं मैम नहीं दिया। फिर मैं कैसे बताऊं अब कि कहाँ इंप्रूव करना है तुझे? यू हैवंट गिवन एनी टेस्ट, डिड यू कंप्लीट द एग्जाम किट? मैम आधी हो पाई थी। फिर मैं क्या बताऊं? एंड देयर वी एज मेंटर्स फील डिफीटेड। अब क्या बताऊं मैं, जब मैंने पहले चीज बोली, जब वही पूरी नहीं की, अब बताने वाली कैसे पूरी होगी? और क्यों 15,000 रुपए फीस लगा के ये चीज दिमाग में आती है कि मैं अब क्या करूं? हमें उस नौबत पे जाना ही नहीं है ना। इसलिए डे वन से ही काम करो। ये मेरे को शौक नहीं है कोई 15-15 घंटे बैठ के पेपर चेक करते रहने का, लेकिन तुम लोग निकल जाओगे इससे। यू विल क्लियर द एग्जाम, 15,000 वापस नहीं लगेंगे। वैसे भी पाउंड की जो हालत हो रही है ना, 15 के 20 पहुंच जाएगी फीस। इसलिए यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। रुकना नहीं है। हाँ 2 दिन मूड हो सकता है नहीं कर रहा हो, आई फुली एडमिट दैट, लेकिन तीसरे दिन करेगा। चलो तीसरे दिन भी नहीं कर रहा, 5वें दिन तो करेगा। 20-20 दिन अगर मन नहीं कर रहा है तो प्रभु कुछ नहीं हो सकता फिर। एंड देन थर्ड एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ टाइम बाउंड मैनर। जब आप सेक्शन सी को करोगे, सेक्शन बी को करोगे, ए को करोगे, इसको टाइम बाउंड वे करना, बिकॉज मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि उनका पेपर छूट जाता है एग्जाम में। मैं भी कोशिश कर रही हूं कि मॉक्स को टाइम बाउंड डाला जाए। सेक्शन सी के टेस्ट्स ये तो टाइम बाउंड मैंने डाल दिए ऑलरेडी। अब आप टाइम बाउंड मैनर में ही इनको करेंगे। उसका रीजन एक और भी होता है, जब आपके पास ऊपर घड़ी क्लिक क्लिक करती दिखती है ना, माइंड ऑलरेडी प्रेशर में होता है। उस प्रेशर में क्वेश्चन को समझना, सही समझना, क्वेश्चन रीड करना, इंफॉर्मेशन नोट करना और प्रेजेंटेबल मैनर में शो करके कैलकुलेशंस एग्जामिनर को देना, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। 40 मिनट्स में करना है ये सब, 1 सेक्शन सी क्वेश्चन। इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। व्हेन आई एम गिविंग यू मॉक्स एंड टेलिंग यू प्लीज प्रैक्टिस इट इन 3 आवर्स ओनली, प्लीज डू नॉट टेक 6 आवर्स टू डू दैट। ये अपने आप से बेईमानी है फिर। तो जहां पे मैं टाइम बाउंड चीजें डाल सकती हूँ मैं डाल रही हूँ, जहां नहीं डाल पा रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि 3 घंटे में होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग 3 घंटे लगाओगे, उससे ज्यादा नहीं। पेपर छूटता है छूटने दो, जब तक पेपर छूटेगा नहीं, नंबर कटेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में स्पीड नहीं बढ़ाओगे। छूटने दो पेपर को। लेकिन बच्चे लालची हो जाते हैं कि नहीं मेरे को मैम से चेक कराना है तो मैं पूरा का पूरा पेपर कर दूं। तो तुम सेक्शन सी पहले कर लो ना, सेक्शन ए और बी तो वैसे भी ऑटोमेटिकली चेक होके आएगा। सेक्शन सी पहले कर लो, छूटने दो सेक्शन ए को, डू दैट। लेकिन ऐसा मत करो कि 3 घंटे से ऊपर लगा दिए। उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आप अपने ब्रेन को सही तरीके से तैयार कर ही नहीं रहे हो। स्पीड में रीड करना, स्पीड में इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना, रजिस्टर करना, वो बहुत जरूरी है। वही सिखाना है हमें अपने आप को। सो दिस थिंग इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये मैंने 2 क्वार्टर्स के डेटा से देखा है कि यार ये बहुत जरूरी है अब टाइम बाउंड करना। एलएमएस पे आप लोग अब जितने भी टेस्ट करते हो टाइम बाउंड, इट ब्रिंग्स अ कॉस्ट फॉर अस। हर जीबी यूसेज पे हमारे पास बिलिंग आ जाती है, स्टिल वी आर डूइंग दैट।
तुम पास नहीं होगे वरना मैं अगर इसको बेलिमिट छोड़ती रही तो। इसलिए जहां मैं नहीं कर पा रही हूं एटलीस्ट वहां सपोर्ट करो कि खुद ही पेपर बंद कर दो 3 घंटे में। नाउ द कैलेंडर, किस दिन क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैलेंडर में शेड्यूल ऑफ सेशंस देख लेते हैं। मैंने बोला 9 सेशंस, हियर आर दी 9 सेशंस। आई सेड आई विल टेक 4 सेशंस, तो मैंने अपनी फोटो यहां चिपका दी है। यानी ये वाले जो 4 सेशंस होंगे, इन सेशंस में प्रॉब्लम्स मैं ले लूंगी इक्की दुक्की, अगर कोई सॉल्व नहीं हुई होगी तो। इनका मेजर एम्फेसिस होगा आपको लाइव प्रैक्टिस कराना, यानी आपको ये सिखाना कि इस चीज को कैसे हैंडल करोगे। तो वो मैं आप लोगों से पूछूंगी भी कि अब समझ में आया, बताओ अब नई सिचुएशन आई है, इसको कैसे हैंडल करोगे। सो दैट देयर एंड देयर आई कैन टेल यू कि नहीं ये तुमने गलत बोला, और ये क्यों गलत बोला वो भी आई विल टेल यू। तो इन चारों सेशंस का इंटेंट यही है, टू पॉलिश यू ऑन द एरियाज जो आपको खुद से समझ में नहीं आएंगे। कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे, लेकिन एनालिसिस, कमेंट, किसी चीज को क्या कैसे लिखना है ये खुद नहीं कर पाओगे। वहां मुझे रोल लेना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली इफ यू थिंक, इफ यू सी, इन तीनों चीजों में मैंने अपनी एंट्री डाल दी है। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के ऊपर चैप्टर्स हैं। परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी बिजनेस की, डिवीजन की, मैनेजर की, और थ्योरी कैसे लिखनी है वो भी। तो यहाँ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। दूसरा ये चैप्टर 8 है, डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है ये, इसमें भी मैंने अपने आप को डाल दिया है। ठीक है, सो इन चारों में मैं आपके सामने होंगी, बाकी सब में a mentor will be there, ACCA qualified, experienced ACCA member, तो he would solve your problems, और प्रॉब्लम्स जो भी अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं होती है तो वो मेरे पास ही आएंगी। डोंट वरी ऑन दैट कि वो हवा में गायब नहीं होंगी कि मैम अब प्रॉब्लम्स नहीं लेंगी, लूंगी अगर वो वहां से सॉर्ट नहीं हुई तो। क्लियर? आई हैव ट्राइड टू कीप मोस्ट ऑफ देम ऑन वीकेंड्स। एक ये सेटिंग बैठ नहीं रही थी, तो थ्योरी का था इसलिए मैंने इसको 4th को रख दिया, क्योंकि 1 नवंबर को दिवाली है, 1 या 2 को। तो मुझे वही लग रहा था कि संडे तक अगर आप लोग आउट ऑफ टाउन हुए तो आप लोग पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इस सेशन को मंडे को रखा है। जिसको टाइम मिले वो लाइव अटेंड कर ले, जो नहीं अटेम्प्ट करेगा, नहीं अटेंड कर पाएगा, एनीवेज ये LMS पे आ जाएंगी, क्लासेस रिकॉर्ड होके आ जाएंगी क्लास फोल्डर पे। ठीक है, तो ये मंडे को मुझे दिवाली के चक्कर में करना पड़ा। इज इट ओके? इज इट ओके? अब आते हैं सेक्शन C टेस्ट्स पे। यहाँ पे भी मेरी जो 3 फोटोज तुम्हें दिख रही हैं, ये कौन से वाले टेस्ट्स हैं जो मैं इवेल्युएट करूंगी, मैनुअली इवेल्युएटेड वाले टेस्ट्स। सिस्टम इवेल्युएटेड वाले टेस्ट 1, 3, 5 और 7 है। बेसिकली ऑड नंबर्स वाले जो टेस्ट हैं वो सिस्टम से इवेल्युएट होंगे, सिस्टम पे ही खुलेंगे, आप वहीं पे उनमें वैल्यूज डालेंगे, वहीं पे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप करेंगे एक्सेल पे, क्वेश्चन को देख के फिर अपनी कैलकुलेशन से वहां नंबर डाल देंगे। लेकिन ये जो बाकियों में जिनमें मेरी फोटो लगी हुई है ये सब मुझे चेक करने हैं, तो ये यहाँ क्लियर कट डाल दिए। आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ऑटोमेटिक वाले बाद में खोले जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी विंडो चली गई चेकिंग वाली, फिर मैं वापस चेक नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा आगे का सारा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाता है फिर। तो मेरी जो टेस्ट वाली विंडो है उसमें इंश्योर करना आप टेस्ट दो। कोशिश तो मैंने यहाँ भी ये की है कि ये वीकेंड्स पे आ जाए। एक नहीं आ पा रहा था किसी कारण से तो थर्सडे डाल दिया, लेकिन आधे घंटे का टेस्ट होगा, प्लीज डू दैट। ठीक है, अब आते हैं आपके मॉक्स पे। यहाँ पे मॉक 1 और 4 ये मैं इवेल्युएट करूंगी। जो मैंने 3 आपको अलग से बोले थे उसमें बस ये इसमें गैप नहीं है, बाकी सब में गैप डाल दिया मैंने। ये इसलिए नहीं डाला कि ये संडे को पढ़ रहा था, वरना मंडे आ जाता तुम लोग फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वीकेंड पे डाल दिया इसको। ये फिर आगे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग छुट्टी ले लोगे। व्हेन योर एग्जाम इज ऑन 4th दिसंबर, आई एम अज्यूमिंग उससे 1 वीक पहले तो छुट्टी होगी, नहीं होगी तो 2 टुकड़ों में करना इस मॉक को, पर करना। ये वाला फिर से चेकिंग वाला होगा, और ये 60 मार्क्स वाला टेस्ट आपका 2 दिसंबर को होगा, ताकि अपने आप ही आप लोगों के पास कुछ प्रैक्टिस करने को बचे नहीं। हाँ, बट इस बार एक छोटा सा चेंज है। अभी तक मैं 5 दिन में मॉक्स चेक करके दे रही थी, हालांकि आप लोगों के मॉक्स के बीच में गैप नहीं है, ज्यादा मार्जिन भी नहीं है, बट आई एम आस्किंग फॉर ऑल दी पेपर्स 7 डेज का गैप। मुझे वो ब्रैकेट चाहिए, बिकॉज अब हर पेपर में आई हैव सीन दैट व्हेन आई आउटसोर्स द पेपर्स, तो पेपर चेकिंग इतनी मेसअप हो गई थी, आई कैन नॉट
गिव अ गारंटी ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ समवन एल्स, या फिर उनको मार्किंग समझ में आती भी है कि नहीं आती है। बहुत एक्सपीरियंस्ड के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ एज एन इवेल्युएटर भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, एंड आई रियलाइज कि नहीं, आई ओनली नीड टू चेक दीज पेपर्स। अब जब वो नंबर बढ़ रहा है, आई एम वर्किंग फॉर 15 आवर्स व्हेन आई एम चेकिंग पेपर्स, तो वो अब इट इज़ कमिंग एज अ टॉस ऑन हेल्थ ऑल्सो, इसलिए उसको थोड़ा सा मुझे मार्जिन अब ज़्यादा चाहिए। मुझे मॉक्स कम नहीं करने बिकॉज दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर यू ऑल, लेकिन जहाँ मैं 5 दिन में देती थी वहाँ अब हो सकता है मैं 6 डेज में दूँ या 7 डेज में दूँ, 7 डेज से ऊपर नहीं जाएगा। इन एनी केस 28 का मॉक है तो 27 तक मैक्सिमम मॉर्निंग में ही, हाफ लंच से पहले ही आपको मिल जाएगा हर हालत में। तो इतना भी डिले नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ब्रैकेट 7 डेज का होगा। कोशिश तो मेरी रहेगी मैं उसमें भी पहले दे दूं, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि 15-15 घंटे काम करके दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, बिल्कुल एक डेड एंड पे आ जाता है कि भाई अब तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा, और आईज, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड ऑन सिस्टम्स नाउ। तो दैट इज अ रिक्वेस्ट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल टू असिस्ट मी, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कोई इसमें हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है मुझे। द कमेंट पार्ट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, तो वो हो रहा है अब, ठीक है। अब ये एक इसी की सारी डेट्स जो भी आपके अभी जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी वो मैंने कैलेंडर में भी डाल ली। आप इस कैलेंडर का प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड कीप इट नियर योर टेबल सो दैट यू आर वेरी वेल अवेयर कि किस डेट पे क्या चीज आ रही है। मैंने इसमें ऑटोमेटिक वाले जो रूटीन टेस्ट है वो नहीं डाले, वो आप कभी भी दे सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने वो डाले जहां पे हमारी तरफ से अ डेट इट सेट, तो हमारी तरफ वाली जो डेट सेटिंग है उसकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसमें है, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर टेकिंग यू टू दी एलएमएस, अभी तक में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी, जैसे जनरल क्वेश्चन था, तो अभी एग्जाम से रिलेटेड है, तो वो क्लास के एंड में पूछ सकती हूँ अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो अलावा हाँ, से रिकॉर्डिंग। डन एंड में, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू जो भी हमने अभी तक कवर किया गाइस, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो अब एक बार एलएमएस पे चलते हैं और एलएमएस से मिल भी लेते हैं। सो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको टीम दे देगी, आपका अपना एक लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, इसमें इस तरह से लॉगिन करना है, माय कोर्सेज पे जाना है, माय कोर्सेज, और आ जाओ पीएम पे। ये जो आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है इसी जगह पे ये वाला जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो आ जाएगा। जैसे सितंबर वालों के लिए एक प्लानर था, ऐसे ही प्लानर अब आप लोगों का इसी जगह पे दिखेगा। ये पीआर से पीओज लिंक्ड है, ये कुछ हमारे प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर की कंडीशन होती है, उसका डॉक्यूमेंट है, आपको इससे कुछ नहीं करना, इग्नोर इट। अब आ जाओ लाइव सेशंस पे। ये सेशंस जिस सीक्वेंस में है प्लीज इसी सीक्वेंस में करना, डू नॉट ब्रेक दी सीक्वेंस। ये मैं किस चैप्टर में किससे रेफरेंस ले जाती हूँ मैंने उस हिसाब से ही इनको डाला हुआ है, तो आपको इसी सीक्वेंस में जाना है। नेक्स्ट पे ये कुछ थ्योरी वीडियोस हैं, हर चैप्टर में कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट होता है, इसको रटना नहीं है, थ्योरी को स्टडी टेक्स्ट से भी नहीं करना है, आपको इन वीडियोस को देखना है और नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखती हैं उनको अंडरलाइन करके यूज करना है। थ्योरी कभी भी रटी रटाई नहीं आती है पीएम में, वो केस से रिलेटेड ही चीजें पूछेगा और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन्हीं को कनेक्ट करके केस के फिगर्स को यूज करते हुए एक्सप्लेन करना होगा। दैट मीन्स ये वीडियोस सिर्फ एक बार देख के कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, लर्न करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवरी देगा। जैसे ये बात करेगा बजटिंग में कि पार्टिसिपेटिव बजटिंग होती है जब एम्प्लॉइज से पूछा जाता है कि भाई बजट आपके डिपार्टमेंट का कितना चाहिए, दैट इज पार्टिसिपेटिव बजटिंग। अब इसको आपको रटना नहीं है बैठ के, क्वेश्चन ये बोलेगा कि इस कंपनी में एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी क्योंकि बजट सेट कर दिया टॉप मैनेजमेंट ने और इनको दे दिया,
यानी अब आपके लिए घंटी बजनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन हो सकता था पार्टिसिपेटिव बजटिंग। ऐसे आंसर करने होते हैं। तो इनको ना तो रटना है, ना इन वीडियोस को घंटों बैठ के बार बार देखना है। 1.5 की स्पीड पर डालो, फटाफट इनको करते जाना और खत्म करते जाना। कर सकते हो आप इनको एंड में, मतलब नवंबर में करो, चलता है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दिमाग में भी रहेगी। ये थ्योरी वीडियोस अलग हैं, इसलिए अलग है ताकि आप बाद में कर पाओ। नोट्स में अब मैंने क्या किया है, मैंने पूरी की पूरी बुक को कंपाइल कर दिया। लास्ट क्वार्टर ये चीज बड़ी अच्छी प्रूव हुई। एक पूरी की पूरी बुकलेट बन गई है। आप इस बुकलेट को चाहो तो यहां से रीड कर सकते हो, और चाहो तो यहां से चाहो नहीं करना, ये डाउनलोड करो और प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट लेने का फायदा ये होगा, अगर कुछ भी चीज खुद को ऐड ऑन करनी होगी ना तो पेपर पेन पे लिख लोगे। तो इनकी हार्ड कॉपी ले लेना, बस सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट्स लो, स्पाइरल बाइंड कराओ एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं एग्जाम किट ट्रैक कर देती हूँ। ये क्या होता है एग्जाम किट ट्रैकर? दोनों बुक्स का है, 2024 किट का भी, और अगर आप पिछले साल की बुक यूज कर रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पे ट्रैकर दिख जाएगा। होता क्या है ट्रैकर? मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर का है, इस तरह से मैंने उसकी डिमार्केशन की हुई है। दैट इज अ ट्रैकर। अब जैसे इसमें आप देखोगे, आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 करोगे जिसका नाम है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चंस जब आपको करने होंगे कैसे करोगे? यहां तो कहीं दिख ही नहीं रहे, ये आ गए। यानी सेक्शन ए के 83 से 97 ये सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं। जैसे ही चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ, वो सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर है। 5 खत्म होते ही यहां से क्वेश्चंस उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। ये एक्सेल है, आप डाउनलोड कर सकते हो और यहां लिखते जाओ डन, कंप्लीटेड। अभी तो मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही हूं, इस कॉलम में लिख देना कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसके आगे लिख लो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपके पास इंडेक्स आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। प्राइसिंग, जैसे अब आपने चैप्टर नंबर 7 कर लिया प्राइसिंग, तो प्राइसिंग के सेक्शन ए के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? ये आ गए प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग के या सीवीपी एनालिसिस के सेक्शन बी के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? सेक्शन बी वाले मैंने ब्लू में डाल दिए। ये रहा सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन, ये रहा एक और सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन। ये रहा येलो में मैं जिसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये आ गए। अब ये आ गए सेक्शन सी के। सेक्शन सी में सीवीपी के क्वेश्चंस करना चाहते हो, ये लो, ये 4 क्वेश्चंस आ गए सीवीपी के, और इसके आगे ही लगाते जाना डन 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 डन। ठीक है, सो एग्जाम के ट्रैकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको ये ट्रैक करने के लिए आपने क्या कर लिया और क्या नहीं किया। अगर आप 2023 वाली कैप्लन एग्जाम किट यूज कर रहे हैं तो ये वाला ट्रैकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना, वरना 24 वाली के लिए ये वाला करना। 22 वाली अब बहुत पुरानी हो गई है, उसको यूज मत करना। कई क्वेश्चंस उसमें मिस्ड है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं फिर वो आपसे मिस हो जाएंगे। ये मैंने आपको नोट्स दिखा दिए। अब ये एग्जाम किट लाइब्रेरी क्या है? पिछले वाले बैचेस में अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन कराया है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिया। लेट्स सपोज आप एक क्वेश्चन कर रहे थे बिट्स एंड पीसेस के नाम से, अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम क्लास का वेट करोगे? नहीं, एग्जाम किट लाइब्रेरी खोलो, इसको ऑन करो और देख लो कि एग्जैक्टली आप जहां फंस रहे थे उसका मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। काम क्विक हो जाएगा। लेकिन एग्जाम किट लाइब्रेरी को एज अ स्टडी रिसोर्स यूज नहीं करना है कि चलो मैम ने क्वेश्चंस करा रखे हैं, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 40 करता हूं, चलो क्वेश्चन 72 देख के करता हूं। ये आपकी असिस्टेंस के लिए, टीचिंग के लिए नहीं है। तो इसको थोड़ा सा वाइजली यूज करना। ये है वो रूटीन टेस्ट जो आप कभी भी कर सकते हैं। इनके आगे इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर डाल दिए। चैप्टर नंबर 5 और 6 से रिलेटेड है रूटीन टेस्ट 1। जैसे ही आपके ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो, आओ स्टार्ट क्विज करो, क्विज कर दो, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 इन 4 से रिलेटेड है रूटीन टेस्ट 2। जब ये चारों चैप्टर हो जाए रूटीन टेस्ट 2 कर लो।
ये कभी भी कर सकते हो, टाइम बाउंड नहीं है। अब आती हूँ सेक्शन सी टेस्ट्स पे। ये आ गए 1 2 3 4, ये सॉल्यूशन सेट है। 5 6, ये 7th है जिसको मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट डाला हुआ है। ये सारे के सारे, इसमें आगे लिखा हुआ भी है ऑटो चेक, ये मैनुअल वाला है जिसको मैं चेक करूंगी। ऑटो चेक, मैनुअल, ऑटो, मैनुअल, ये ऑटो। ठीक है, तो ये एलएमएस पे ही होंगे ताकि टाइम बाउंड हो सके। अब आते हैं रिवीजन पे। तो देखो रिवीजन का मेरे साथ थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहा है कि रिवीजन को एंड में नहीं होना चाहिए। क्यों? लेट्स सपोज आपने चैप्टर नंबर 4 5 6 कर लिया, अब ये करे हुए 10 दिन हो गए, बिल्कुल साफ हो गया दिमाग से, भूल गए चैप्टर नंबर 4 5 6 में क्या था। तो क्या करें? आओ और इस रिवीजन सेशन को विजिट कर लो, फटाफट ब्रशअप हो जाएगा। यानी रिवीजन शॉट इज नॉट फॉर नवंबर एंड, इट इज टू बी यूज्ड एट इक्वल इंटरवल्स। जैसे ही लगे कि यार उन चैप्टर्स में क्या था ध्यान नहीं आ रहा, खोलो इनको, करो, देखो परमानेंट अपलोड कर रखे। चैप्टर नंबर 13 14 15 साफ हो गया जी, क्या था, खोलो इसको और रिवाइज बैक कर लो। यानी अगर तुम हर सैटरडे संडे भी इनको देख लो तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे चैप्टर्स। इसलिए रिवीजन सेशंस को 15 नवंबर के बाद की चीज बना के मत रखना, कोई फायदा नहीं होगा तब तक, यू विल नॉट गेन दैट कॉन्फिडेंस। इसलिए जब लगे कि पुराना याद नहीं आ रहा है, इनको खोलो और सुन लो, तेज स्पीड पे सुन लो तो काम बन जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट है, इसमें से मैंने प्रॉब्लम क्लासेस हटा दी हैं। आप लोगों की, अगर आप लोग बोलोगे कि मैम प्रॉब्लम क्लासेस अपलोड कर दो, तो आप लोगों वाली जो भी होंगी वो इसमें अपलोड कर देंगे। मेरे जो सेशंस हैं वो तो अपलोड इसमें होंगे ही होंगे, क्योंकि वो टीचिंग के सेशंस हैं, प्रॉब्लम्स के नहीं है, उनमें मैं पढ़ाऊंगी। प्रॉब्लम्स वाले तुम बोलोगे तो वो भी अपलोड हो जाएंगे। बट आई जस्ट वांट कि तुम लोग खामा में ना उनका टाइम वेस्ट ना करो, वरना बच्चों को देख के ये डर और होता है कि और मुझे तो अभी प्रॉब्लम क्लासेस भी देखनी है, उसकी नीड नहीं है। एलएमएस के एक्सेस में कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, अब मैं जो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज कह रही थी कि तुम्हें दिखाऊंगी क्या पेपर पैटर्न चल रहा है आजकल और पिछले 2 सालों से जो चेंज आया है। लेट मी शो यू दैट। ये मेरा ACCA आईडी है, एज अ स्टूडेंट 2 पेपर देने बाकी हैं, इस बार दूंगी, टाइम मिलेगा तो, और वो मिलेगा नहीं। ओके, देखिए जी, तो मैं थोड़ी सी तैयारी आप लोगों को दिखाने के लिए पहले करके बैठी हूँ, इनको असाइन करके बैठी हुई हूँ। जून 2023 का पेपर खोल के आपको दिखाती हूँ। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, यहां पे वेरिएंसेस का क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का आ रहा है? 3 4 12। कैलकुलेशन 12, 8 मार्क्स असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, जो मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, तो आप मैनेजर की परफॉर्मेंस को केस से लिंक करोगे, थ्योरी वीडियोस के रटे हुए कंटेंट से नहीं। वहां पे मैंने सिर्फ समझाया है कि एक मैनेजर की परफॉर्मेंस इन इन चीजों पे वैल्यू की जा सकती है, की जा सकती है, जरूरी नहीं है ना इस केस में उसी से हो रही हो। तो वो आपको नॉलेज देंगे, इंप्लीमेंटेशन आपको यहां दिखाना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो इन अ 20 मार्कर क्वेश्चन 8 मार्क्स इज ऑन राइटिंग, दैट्स 1। ये तो एक ही क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉटको के नाम से है, इसका देखो फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, पूरा 20 नंबर। 6 मार्क्स इज फॉर कैलकुलेशंस, 14 मार्क्स इज फॉर डिस्कशन। वाओ। सेक्शन सी में 40 मार्क्स में से ओनली 12 + 6 is for calculations, remaining all the marks are for discussion। और अगर मैं इसको एक पैटर्न सेट भी करूं कि चलो मैं एक एक्सेप्शनल पेपर को क्यों देखूं, 1 2 और देखते हैं।
क्या आ जाता है पीएम? मैंने आपको ये जून 23 का दिखाया था, लेट्स सी दिसंबर 23 वाला। एडवाइस, एडवाइस यहाँ पे है प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट, लेकिन पहले वाले में इट वाज एडवाइस विद सम कैलकुलेशंस, सो 7 मार्क्स लेते हैं। एक्सप्लेन, फिर से एक्सप्लेन, 3 मार्क्स, सो 7 + 3 एंड डिस्कस +6, अप्रोक्सीमेटली 10-12 मार्क्स ऑन थ्योरी, क्योंकि पहले 7 वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी होगी, उसी पे आप डिस्कशन करोगे। तो 20 मार्क्स में से यहाँ पे भी 10 और 11 मार्क्स का राइटिंग पार्ट आ गया। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, शायद इसमें कैलकुलेशन हो। फॉर ईच ऑफ दी 6 डायमेंशंस आइडेंटिफाई वन ऑब्जेक्टिव टुगेदर विद, और ये जो आगे दे रखा है ना, दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स दिस इज नॉट कैलकुलेटिव, 15 मार्क्स। डिस्कस 5 मार्क्स। मैंने आपको 2 पेपर दिखा दिए, क्या समझ में आया कि अब पीएम को पास करने के लिए एनालिसिस, एप्लीकेशन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। और ये तो तुम्हारी असली जिंदगी में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इन्वेस्टर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सीएफओ हो, दे वांट रिपोर्ट्स। किसी के पास फुर्सत नहीं है तुम्हारी कैलकुलेशन देखने का। कैलकुलेट आप करते हो और उन नंबर्स के बेसिस पे आप रिपोर्ट्स बनाते हो, और इन रिपोर्ट्स को ब्रीफ करा जाता है इन्वेस्टर के आगे। सो नंबर्स डू नॉट सेल नाउ, numbers presented in a proper format are sold now. जब मैं आपको बोलूंगी कि 90% बच्चा पास होगा, that's something else as compared to giving 90 स्टूडेंट्स के नाम। किसी को नहीं चाहिए 90 स्टूडेंट्स के नाम। एक प्लान ऑफ एक्शन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, लिमिटेशंस, ये डिस्कस करना इज द नीड ऑफ द डे। ठीक है, सो पीएम से घबराना नहीं है। बच्चे यहाँ पे इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशंस में तो एक्सेल करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वो वहां गड़बड़ कर जाते हैं। और हमें इसी चीज की तैयारी करनी है कि सिचुएशन कैसी भी आए उसमें दिमाग लगा के आंसर लिखना हमें आना चाहिए। दैट्स द मेन कोर ऑफ पीएम। बात समझे? तो इससे डरना मत। और मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, पेपर एग्जाम नहीं हो रहा तो तुम्हारे डरने से घंटा कुछ नहीं बदलेगा। बेटर है कि डरो मत और इसको ब्रेवली हैंडल करो। ओके, एम आई क्लियर? आई क्लियर? ठीक है, नाउ इफ देयर आर एनी डाउट्स पूछो। अब बताओ कोई भी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन विल वर्क। आ रही है। वो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम जैसे एग्जाम के करते हैं तो स्टडी हब में भी लाइक पिछले 1-2 ईयर से एसीसीएम जो स्टडी हब में भी काफी कंटेंट डाला है। क्वेश्चन हमें करने चाहिए सारे या फिर एग्जाम के? जितना कर सको वो कर लो। सी देयर इज नो रूल, आई विल टेल यू व्हाई। पीएम का पेपर क्या है, मैं इस पेपर की बात कर रही हूँ। आपने एक चीज को समझी कि भाई ये जो वो जैसे मैंने 2500 वाला एग्जाम्पल दिया था कि अब तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 ही है। अब आप इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन करो या 5 क्वेश्चन करो, समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो 5 करने के बाद भी नहीं आएगी। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी। तो ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वहां ज्यादा बढ़िया रहता है जहां पे एक प्रोसेस बेस्ड चीज चल रही हो। that I need to practice more, I need to practice more because it is process based, steps हैं इसके। जैसे हम मैथ्स में साइन कॉस थीटा के जो कैलकुलेशन करते थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे तो वो ज्यादा क्लियर होता था। जबकि 2+3 आप इनके हजारों क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में बराबर प्रोबेबिलिटी है कि गलत कराओगे। 10 क्वेश्चन करो वर्सेस 50 करो। तो पीएम के साथ यही है, आप ज्यादा करना चाहते हो कर लो, लेकिन बर्डन फील मत करो। अगर टाइम बच रहा है तो करो ना, क्यों दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, टॉपिक आपको आता है, 10 क्वेश्चन करके भी आ जाएगा, 15 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। और बताओ जी, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? मैम जो गाइड सेशंस होंगे वो
सिर्फ प्रॉब्लम टेस्ट के होंगे, मतलब कि प्रॉब्लम सेशंस होंगे या फिर स्टडी के लिए भी? सो सेशंस व्हिच आई विल बी टेकिंग दे विल बी स्टडी बेस्ड, और जो मेंटर लेंगे वो या तो आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रॉब्लम्स हो ही ना। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि एक तो क्वेश्चंस कम है और उसमें से बहुत सारे मैंने खुद ने एग्जाम किट लाइब्रेरी में डाल दिए। बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। तो अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आई विल टेल दी मेंटर कि आपको लाइव बैठा के वो स्टडी हब पे से कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम चैप्टर 8, 13, 14 इनके अलावा और विल बी रिकॉर्डेड? यस, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, यू वोंट नीड। Okay. पर उसमें अगर प्रॉब्लम Yes. आई और आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम मेरे को ही डील करनी है क्योंकि उससे उनसे क्लियर नहीं हो रही है, आई विल डू दैट, दैट्स ओके। पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज द आइडिया। जिसमें जरूरत पड़ेगी वो मुझे पता है कि यहाँ पे फंसोगे तो वहां मुझे अपने आप मैं पहले ही आ जाती हूँ सामने। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ यू। एक थोड़ी सी फॉल्स एक्सपेक्टेशन कैरी मत करना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप। आई डोंट वांट टू चीट यू ऑल ऑन गिविंग अ फॉल्स प्रॉमिस कि 24/7 सपोर्ट रहेगा, आप लोग व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डालना और मैं वहीं सॉल्व कर दूंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। आई एम बीइंग वेरी फेयर ऑन दिस, बिकॉज अगर मैं व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाती हूँ, आई विल नॉट गेट एनी टाइम टू चेक योर पेपर्स, आई विल नॉट गेट एनी टाइम टू प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन और एनी स्पेशल क्वेश्चन विच इज नीडेड फॉर दिस बैच। आई हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू फॉर यू ऑल। अगर मैं प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे ले आई, then nothing is going to work out, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो और even if I say every hour I have backlog of 60-70 messages in my inbox. व्हाट्सएप वेब पे दिखते हैं क्या कितने पेंडिंग है? ओके, ऊपर देखो जरा यहाँ पे, कैन यू सी? मैं देख ही नहीं पाऊंगी, ऊपर इधर देखो। एंड इट रिड्यूसेस माय प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। तो प्रॉब्लम्स का क्या सिस्टम रखना है? पहली बात, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप आपस में पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब नई प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपस में करने पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक ग्रुप मेंटर असाइन किया जाएगा। ये ग्रुप मेंटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एंड ऑफ द डे तक करेगा। वो भी 24 घंटे व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा। अगर उसको लगा कि भाई एंड ऑफ द डे तक कोई प्रॉब्लम अनसॉल्व रह गई है, ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब वहां से भी सॉल्व नहीं हुई, नॉट दैट ही विल नॉट रिपोर्ट। मैं ग्रुप पे होंगी, मैं देखूंगी कि एंड ऑफ द डे उसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्या। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई मैसेज पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लाइव प्रॉब्लम क्लास में आ जाओगे। अगर सर ने समझा दिया, ग्रेट। अगर सर भी नहीं समझा पाए या फिर आप उनसे नहीं समझ पाए, फिर मैं तीसरा लैडर हूं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग विल गो अंडर 3 लैडर्स। 1, आप लोग पहले आपस में करना। उसका रीजन एक यही है, हर चीज में ग्रुप मेंटर को अगर टैग करोगे तो खुद की जो एक एनालिटिकल स्किल होती है ना, उसको डैमेज कर दोगे। जैसे अपन इसको सिंपल अगर लेते हैं कि आप लोगों की क्लास में जो टीचर्स होते थे या ट्यूशन टीचर्स 12th में होते थे, क्या आप हर क्वेश्चन उनसे पूछने जाते थे? कुछ तो खुद के लेवल पे करते थे ना। दैट इज द प्रैक्टिस वी नीड टू बिल्ड, कि हम सबसे पहले तो खुद पूरी जी जान लगा लेंगे। नई बात बैठी तो हम बैठे हैं। फिर देन दी व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर विल बी देयर, ही विल टेल यू ऑन द ग्रुप इटसेल्फ कि भाई इसका ये सोल्यूशन है, रीजन ये है। अगर नई मैसेज पे समझ में आ रहा है तो लाइव क्लास के लिए फिर वेट करना है। लाइव क्लास में भी क्लियर नहीं हुआ, देन आई एम देयर। इससे मुझे ये फायदा होगा कि मैं व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट ना करके कुछ और चीजें क्रिएट कर पाऊंगी। आज जो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं बिकॉज आई कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन अ बिगर बेनिफिट एरिया, वरना इसी पे अगर रह जाऊंगी तो फिर तो हो गया। तो दैट्स द आइडिया कि मैं अगर फ्री रहूंगी तभी थोड़े से बिगर बेनिफिट के लिए काम कर पाऊंगी, वरना छोटी छोटी चीजों में उलझी रह जाऊंगी। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स कम अप विद अ प्रॉब्लम, मैम मेरा आंसर नहीं आया, पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है, अपने नंबर्स चेक करो। मैम पीछे से चेक नहीं किया, आप करा दो ना, 2 मिनट लगेगी। अग्रीड, 2 मिनट लगेगी। लेकिन अगर 10 बच्चे 2 मिनट लेके आ गए तो ये 20 मिनट्स इज अ लॉस फॉर अदर्स हु आर वेटिंग फॉर माय 20 मिनट्स ऑन समथिंग क्रिटिकल टू हैंडल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है,
क्योंकि किसी का आंसर कई बार इसलिए भी नहीं आता कि शिट मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे एक 0 और था, इस पे 15 मिनट थोड़ी खर्च करेंगे। दैट्स द आइडिया कि फर्स्ट लेवल आप लोग खुद हो, सेकंड लेवल व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर है, एंड थर्ड लेवल मेंटर है जो लाइव बैच लेंगे। वहां से भी नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगी। चलिए जी, चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू मैम, बाय।